Hello and welcome everyone to chemistry classes. So, continuing with vibrational spectroscopy, in this video I will be starting with enharmonic oscillator. In the previous videos when I was discussing about harmonic oscillator, तब मैंने ये भी डिस्कस किया कि हमें आगे की वीडियोस में एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए मैंने रीजंस भी बताए थे क्वालिटेटिवली कि एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्यों पढ़ना है। बिकॉज जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का अप्रोक्सीमेशन माना है और पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन जो हमने किया था, दैट डज नॉट गो अलोंग विद द रियल मॉलिक्यूल्स। व्हाई? बिकॉज जो हमारे रियल मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप उन्हें एक पर्टिकुलर लेंथ तक स्ट्रेच कर दोगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा दैट दे में ब्रेक। बट हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन में तो ये था कि आप कितना भी उनको स्ट्रेच कर लो, इट शुड नॉट ब्रेक। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर हमें इसीलिए पढ़ना है बिकॉज अवर मॉलिक्यूल कैन ब्रेक इनटू एटम्स। अगर आप उसे ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो मॉलिक्यूल विल ब्रेक इनटू एटम्स। सो अवर मॉलिक्यूल ऑल्दो इट इज इलास्टिक बट इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ टू कंप्लीट एक्सटेंट। तो इसीलिए हमें एनहार्मोनिक ऑसिलेटर भी पढ़ना है। तो देखिए, जो हमने पहले अपना कर्व पढ़ा था, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये जो कर्व हमने पढ़ा था हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो हमारा कंप्लीटली पैराबोलिक था। इट वॉज अ परफेक्ट पैराबोला। बट एक्चुअली में जो हमारा है, जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल का कर्व है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये वाला चीज हमारा क्या सिग्निफाई करता है? दिस पॉइंट सिग्निफाइज कि इस पर्टिकुलर एनर्जी के बाद जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी अभी तक हमने मैथमेटिकल डिस्कशन किया था वो हमारा एक परफेक्ट पैराबोला के अकॉर्डिंग था। उसी अकॉर्डिंग हमने एनर्जी एक्सप्रेशन निकाला था, उसी अकॉर्डिंग हमने अपने वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी निकाली थी, उसी अकॉर्डिंग हमने सारी चीज स्टडी की थी। सिलेक्शन रूल, चेंजिंग ट्रांजिशन, हमारे स्पेक्ट्रा में जो लाइन आएगी, स्पेक्ट्रल लाइन, वो किस पर्टिकुलर एनर्जी पे होगी। तो हमने सब काम अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर के अप्रोक्सीमेशन के लिए ही किया था। बट नाउ वी आर सीइंग कि जो रियल मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में हमने बात भी की थी, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने टेलर एक्सपेंशन किया था। उसमें हमने हायर ऑर्डर की टर्म्स को इग्नोर किया था बिकॉज जब हम स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो ये वाला एरिया है दैट इज ऑफ स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दिस एरिया वी आर नॉट वेरी मच एट हायर वाइब्रेशनल लेवल्स, मतलब हम यहाँ पे लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स में ही हैं। तो जब हम लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स के एरिया की बात करते हैं उस समय हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का अप्रोक्सीमेशन इट होल्ड्स गुड एंड वी कैन डील विद दैट। बट अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हाई एनर्जी में जाएंगे, तब हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो अप्रोक्सीमेशन है दैट बिकम्स पुअर एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड सम अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये कर्व है, इस कर्व के करस्पॉन्डिंग अब हमें एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो वो हमें किसने दिया? वो हमें दिया पीएम मोर्स ने। इसीलिए जो वो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, उसको हम मोर्स फंक्शन भी बोलते हैं, मोर्स फंक्शन, या फिर हम उसको मोर्स पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। सो ही गेव अ एम्पिरिकल मैथमेटिकल फंक्शन जो इस कर्व को बेस्ट सूट करता है। बिकॉज हमें इस कर्व के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू dE 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस a r माइनस RE होल स्क्वायर। तो इन्होंने हमें जो फंक्शन दिया, मोर्स फंक्शन जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो इसमें जो हमारा ये dE है,
This d is nothing, it is basically depth of the potential well. This is the depth of the potential well. अगर आप इस कर्व पे देखें तो यहां से यहां तक नीचे तक की हमारी जो एनर्जी है, दिस कंप्लीट चेंज, दिस इज बेसिकली DE, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का। इसमें मैं यहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल्स भी बना देता हूँ, उसको आप बेटर समझ में आएगा। This is v equal 0, this is v equal 1, this is v equal 2। अभी आप ये भी देखेंगे कि अभी जो यहाँ पे मैंने वाइब्रेशनल लेवल्स बनाए हैं, ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। वो अभी हमें इसके मैथमेटिकल फंक्शन से पता चलेगा। जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में बनाया था तो तब हमने इनको इक्वी स्पेस बनाया था, बट यहाँ पे दे विल कम क्लोजर, वी विल सी इन अ फ्यू मिनट्स। तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी है, दिस इज बेसिकली DE, दिस इज द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल। जो हमारा ये पोटेंशियल वेल है, इसका पूरा डेप्थ है। और आप इसमें देखिए एक एनर्जी हमारी होती है जो ये v इक्वल 0 वाला लेवल है ना, हमारा ग्राउंड लेवल, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, इसको हम डिनोट करते हैं DO से, D नॉट, इसको हम यूज करते हैं D नॉट से। D नॉट इज बेसिकली डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए आपको इन दोनों एनर्जीज में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ये दोनों एनर्जीज डिफरेंट इसलिए हैं बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमारे मॉलिक्यूल में यहाँ पे उसके पास है 0 पॉइंट एनर्जी। जब हमारा मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, इट पॉसेस 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसीलिए जो वो 0 पॉइंट एनर्जी प्रोसेस करता है, उसकी वजह से उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो हमारे पूरे डेप्थ से कम हो जाती है। तो ये वाली जो डिफरेंस है, इसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो इसीलिए इस ग्राउंड लेवल से ऊपर Vmax मतलब, अब हाँ एक चीज इसमें हमें ये भी देखनी है, जो हमने पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर में अपना पैराबोला बनाया था, इट वाज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स, बिकॉज उसकी कोई लिमिट नहीं थी, वो तो कंप्लीटली ऊपर तक जा रहा था। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द मोर्स पोटेंशियल कर्व, इसे हम मोर्स पोटेंशियल कर्व भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोर्स ने हमें एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन दिया है जो हमारे रियल मॉलिक्यूल जो ओबे करता है उस कर्व को डिफाइन करता है। तो जो हमारा मोर्स पोटेंशियल कर्व है, इट विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स। इसमें जो वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे वो फाइनाइट नंबर के होंगे, और जो हमारा सबसे एंड वाला होता है उसको हम बेसिकली Vmax बोलते हैं। तो V0 से लेके Vmax तक की जो एनर्जी है, मतलब V0 से आप V1 गए, V1 से आप V2 गए, V2 से आप V3 गए, और V3 से Vmax तक जो आप एनर्जी लोगे, इन सब का अगर आप एडिशन कर दोगे, so you will get your dissociation energy which is denoted by D naught, and this is basically DE which is the depth of the potential well। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी मोर्स ने दी, which best defines this curve। नाउ अब जो हमने अपना आगे वहां पे वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी निकालने के लिए कर्व निकाला था, उसके लिए पहले हमने पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से जो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन था उसके हिसाब से हम आगे बढ़े थे। बट नाउ वी नो दैट आवर रियल मॉलिक्यूल, जब हमने इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगाया है, नाउ रीस्टोरिंग फोर्स इज नो मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। पहला हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे ही चला था कि जब भी हमारा मॉलिक्यूल जो स्ट्रेच करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी उसे वापस लाने में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बट अब वो चीज हमारी यहाँ पे वैलिड नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये नया आया है। और अब इस नए पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम अपना स्क्रोडिंजर इक्वेशन दोबारा सॉल्व करेंगे। वी विल अगेन सॉल्व स्क्रोडिंजर इक्वेशन, और जब हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन को इस एनर्जी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट न्यू एनर्जी एक्सप्रेशन। तो जो हमारा एनर्जी एक्सप्रेशन है वो नया होगा। जैसे पहले हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, EV इक्वल V प्लस हाफ h न्यू, बट नाउ वी विल गेट अ न्यू एनर्जी एक्सप्रेशन।
Yes, I think we have discussed it. Now I will be discussing the energy expression. तो यहाँ पे हमारी ये दो एनर्जीज हैं, एक डी नॉट एक डी ई। ये आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, इनमें फर्क 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से ही आया है। तो अब जब आप मोर्स पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द एनर्जी एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दिस। E V will be equals to V plus half h nu minus V plus half square। Okay, I forgot one thing, जो मैंने मोर्स फंक्शन जो लिखा था, उस मोर्स फंक्शन में सारी टर्म्स डिफाइन, V तो पता है पोटेंशियल एनर्जी है, जो D था वो डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल था, जो मैंने RE और R लिखा था दैट वाज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, जो RE है वो हमारी इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट है, जो उसमें एक फंक्शन था A, दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। जैसे वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट होते हैं ना A और B, और वो डिपेंड करते हैं कि हमारी गैस कौन सी है, ऐसे ही ये जो A है वो वहां पे एक कांस्टेंट है एंड इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साथ ये हमारा A चेंज होता रहेगा। सो दिस इज द एनर्जी एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक Xc आया है और एक हमारे पास यहाँ पे h न्यू है। इसको मैं वेव नंबर के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये बेसिकली यहाँ से h चला जाएगा और यहाँ पे वेव नंबर आ जाएगा। सो दिस इज द एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे आप देखिए सारी टर्म जो है वो फेमिलियर हैं, सिर्फ एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है जिसको मैंने Xe लिखा है, एंड दिस इज नथिंग बट एनहार्मोनिसिटी कोफिशिएंट। This is basically dimensionless and it also depends upon the type of the molecule, and this Xe is nothing but dE you can calculate this Xe enharmonicity coefficient by using this formula। और ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है इसमें भी हमने टेलर सीरीज से जो और हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया है, अदरवाइज दिस कैन कंटिन्यू। आप आगे लिख सकते हैं v plus half to the power 3 and some new ye new bar। तो ऐसे ही ये भी आगे बढ़ता जाता है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो वाली टर्म्स हमारे लिए लेस सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ इन्हीं दो टर्म्स को लेके आगे बढ़ेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो अब आप देखिए हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। अब देखिए जो हमने अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कर्व बनाया था वो हमारा बेस्ट सूट हुआ है मोर्स पोटेंशियल कर्व से। इसको आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं v by d। अगर आप मैथमेटिकली देख रहे हैं जो हमने मोर्स फंक्शन लिखा था, और हियर यू कैन राइट a r re। तो यही बेसिकली हमारा बेस्ट सूट करता है। यहाँ पे आपका 0 है, जो हमारा मोर्स फंक्शन है उसके लिए बेस्ट कर्व है। अब आप देखिए ये जो मैंने लेवल बोला था दिस वाज बेसिकली v max। तो पहली बात आएगी कि हम v max कैसे निकालेंगे। एक तो हमें देखना है कि v max कैसे निकालेंगे, दूसरी चीज है कि अभी हमारा सिलेक्शन रूल पे क्या कोई फर्क आया है। एक हमें देखना है सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल पे फर्क आएगा या नहीं आएगा पहले ये समझिए। देखिए जो हमने पहले सिलेक्शन रूल भी डिराइव किया था वो हमारा कंप्लीटली हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे था, तो इसीलिए जो हमारा सिलेक्शन रूल आया था वो क्या आया था कि डेल्टा v विल बी इक्वल्स टू ±1। बट अगर आप एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में देखते हैं तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में डेल्टा v +(1), +(2), +(3) ऑल आर अलाउड। ये बाकी ट्रांजिशंस भी हमारी अलाउड हो जाती हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब बात यह है कि
अलाउड होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जो दिखती है वो हमारी +-1 वाली ही है। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भले ही पर्टर्बेशन, आप देख सकते हैं कि जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है दैट इज बेसिकली अ पर्टर्ब्ड सिस्टम। वो एक पर्टर्ब सिस्टम है कि हमारा मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है, तो इसकी वजह से हमारे सिस्टम में पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस हुआ है। पर्टर्बेशन इज नथिंग बट अ डिस्टरबेंस। तो उस डिस्टरबेंस की वजह से जब हम TMI सॉल्व करते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन लेके, तो हमें +-2 +-3 वाली चीजें भी अलाउड मिलती हैं। बट अल्टीमेटली तो बात प्रोबेबिलिटी की है ना। भले ही हमारा TMI नॉन जीरो हो गया इन ट्रांजिशंस के लिए भी, बट जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TMI स्क्वायर। तो जो TMI की वैल्यू है वो इनवैलिड ट्रांजिशंस के लिए इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए इन ट्रांजिशंस की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए ये ट्रांजिशंस होती हैं बट दे आर वेरी लेस इंटेंस, दे आर वेरी वेरी लेस इंटेंस। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, दे आर ऑब्जर्व, क्योंकि रियली में जो मॉलिक्यूल्स है वो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर को ही फॉलो करता है, रियल आइडियल सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए दीज ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड बट दे आर वेरी वेरी लेस इंटेंस। तो ये बात हुई हमारी सिलेक्शन रूल की। जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल है वो ये है। अब एक बात हम करते हैं Vmax के बारे में। अब आपको याद होगा जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ा था तो उस समय भी हमने एक चीज निकाली थी Jmax, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे Vmax निकालेंगे। बट एक चीज मैंने उस समय भी बोली थी वहां पे, जब भी हम Vmax या Jmax निकाल रहे हैं, Jmax जो थे वो हमारे रोटेशनल लेवल्स थे। तो जो हमारे रोटेशनल लेवल्स थे दे आर वेरी मच प्लेस्ड टुगेदर, मतलब जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो काफी कम है। अगर हम वाइब्रेशनल लेवल्स की बात करते हैं तो वो गैप ज्यादा हो जाता है। तो जिस समय हमने Jmax निकाला था उस समय हमने बेसिकली डिफरेंशिएशन का मदद लिया था, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट रोटेशनल लेवल्स को कंटिन्यूअस ही मान लिया था और इसीलिए हमने डिफरेंशिएट करके उसको 0 रख दिया था और हमें Jmax की वैल्यू मिल गई थी। मैथमेटिकली हमने ऐसे निकाला था। बट when we are talking about the vibrational levels का जो गैप है वो ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते कि ये हमारे कंटिन्यूअसली प्लेस्ड है और हम क्या करें कि इस एनर्जी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट करके यहाँ पे Vmax नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास और सिंपल तरीका है निकालने का। आप ये देखिए, हम ये तो बोल ही रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे लेवल्स इक्वी स्पेस्ड होते जा रहे हैं, सॉरी इक्वी स्पेस्ड नहीं, वैसे वैसे क्लोजली स्पेस्ड होते जा रहे हैं। तो आप ये देखिए एक मोमेंट तो ऐसा आएगा ना जब ये बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, मतलब जब हम Vmax की तरफ अप्रोच करेंगे तो हम वहां पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे उस समय दो लेवल्स बिल्कुल मर्ज हो गए एक दूसरे में। मतलब सपोज आपका कोई लेवल है V और एक लेवल है आपका V+1, जो बिल्कुल यहाँ पे आके ये दोनों मर्ज हो गए। तो मर्ज होने का मतलब क्या है कि उन दोनों की एनर्जी सेम हो गई, बिकॉज दे आर मर्ज्ड। तो इसीलिए उन दोनों की जो एनर्जी है y एक्सिस पे हमारी एनर्जी है वो एनर्जी उन दोनों की सेम हो गई। मतलब एक ऐसी एनर्जी V लेवल की भी और V+1 लेवल की भी एनर्जी सेम है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आप Vmax निकालोगे, लगा के आप Vmax निकालोगे। कैसे? एक आपके पास नॉर्मल V वाले की एनर्जी ये है और सपोज इससे ऊपर वाला जो आपका एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? V+1 की वो हो जाएगी V+1 + हाफ माइनस V+1 + हाफ स्क्वायर XC न्यू बार, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों लेवल्स मर्ज हो गए। तो ये दोनों लेवल्स मर्ज होने का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट 0। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। तो व्हाट यू आर डूइंग, V+3/2 न्यू बार माइनस V+3/2 होल स्क्वायर XC न्यू बार। एक तो ये हो गया आपके पास माइनस ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। तो इन दोनों इसमें से ये माइनस करोगे तो यू विल गेट 0, यू विल गेट 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, एक तो आपको यहाँ मिलेगा न्यू बार और एक चीज आपको यहाँ ब्रैकेट में मिलेगी इक्वल टू 0। तो इधर दिस इज 0
और दिस इज 0। ये मैथमेटिक्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको एक फाइनल एक्सप्रेशन बताऊंगा, यू कैन डू द मैथमेटिक्स। तो इधर दिस इज 0 और दिस टर्म इन द ब्रैकेट विल बी 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं है 0 होना, ये 0 है तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो ये टर्म आपकी ब्रैकेट में होगी दिस विल बी 0 एंड दिस इज 0 व्हेन v इज इक्वल्स टू v max। तो जब आप इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यू विल गेट v max इज इक्वल्स टू 1/2xc माइनस 1। तो ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कई बार कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें मैक्सिमम वाइब्रेशनल लेवल क्या पॉसिबल है। तो v max का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2xc माइनस 1। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इजीली इससे भी उसको निकाल सकते हो, इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि याद ही करना है, आप आराम से 2 मिनट की ये मैथमेटिक्स करके v max का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो। सो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने देखा कि हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर एक्चुअली में आया क्यों? बिकॉज ऑफ द रियल मॉलिक्यूल्स, दे में ब्रेक। और फिर हमने उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा, सिलेक्शन रूल में मॉडिफिकेशन देखा, और हमने ये भी देखा कि जो हमारा स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट्स है उनके लिए हमारा हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्पेक्ट्रा के बारे में। अब आप जब स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जब हमने पढ़ा था तो उसमें तो हमारे स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन आ सकती थी, सिर्फ एक, ओनली वन, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई थी, क्योंकि हमारा सिलेक्शन रूल ±1 था। तो जो हमारी ट्रांजिशन होगी वो एक होगी, ऊपर से जो हमारे सारे लेवल्स थे वो इक्विस्पेस थे, तो अगर ऊपर वाले लेवल्स में भी ट्रांजिशन हो रही है तो भी वो सेम ही एनर्जी की होगी, तो सिर्फ एक ही लाइन हमको मिलेगी। बट अब हम जब एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में देखेंगे तो यहां पे ये देखिए, ये आपका v = 0, v = 1, v = 2, v = 3। अब आप ये देखिए, ये मैंने पॉपुलेशन के वक्त बताया था कि वाइब्रेशनल लेवल्स में अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर सपोज 300 केल्विन पे बात करते हैं, और जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स का एक रफली गैप होता है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, उसके अकॉर्डिंग जब हम निकालते हैं तो हमें ये पता चला था कि v = 0 जो हमारा ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल है वो हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अगर हम v = 1 की बात करें तो v = 1 मतलब जो ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट है, इसमें जो पॉपुलेशन थी वो 0.008 आई थी, मतलब इट वाज वेरी 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 लेस। तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए यहाँ से ट्रांजिशन होना इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इसीलिए जो ट्रांजिशन बेसिकली हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंसीडर करते हैं सबसे ज्यादा, वो हमारी ग्राउंड स्टेट से ही ओरिजिनेट होती है। अब बात यह है कि हार्मोनिक वाले में तो सिर्फ 0 से 1 ही हो सकता था, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन रूल ऐसा था। बट रियल सिस्टम में अभी हमने देखा कि हमारा सिलेक्शन रूल +-1, +-2, +-3 सब है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशन है वो 0 से 1 भी हो सकती है, 0 से 2 भी हो सकती है, 0 से 3 भी हो सकती है। तो इसीलिए जो हमारी 0 से 1 वाली ट्रांजिशन है उसको तो हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन। 0 से 1 वाली जो ट्रांजिशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये हमारी फंडामेंटल ट्रांजिशन। अगर आपकी ट्रांजिशन होती है 0 से 2 में, तो उसको हम बोलते हैं ओवरटोन, और ओवरटोन में भी फर्स्ट ओवरटोन। मतलब अगर कोई भी ट्रांजिशन 0 से 2 जा रही है या 3 जा रही है या 4 जा रही है, तो उन सारी ट्रांजिशन को बोलते हैं ओवरटोन्स। अब ओवरटोन्स में भी जो पहला ओवरटोन पॉसिबल है वो 0 से 2 वाला है, तो इसलिए 0 से 2 वाले को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 वाले को बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। तो ये हमारे ओवरटोन्स हैं। अब आपको देखिए स्पेक्ट्रा कैसा आएगा। सपोज आपका कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उस डायटोमिक मॉलिक्यूल में देखिए वो निकालना तो ज्यादा मुश्किल है नहीं। जैसे ही आपको EV का एक्सप्रेशन मिल गया जो भी मैंने लिखा था, तो आप E1 - E0 कर सकते हैं, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसे ही आप E2 - E0 कर सकते हैं, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट एक्सप्रेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यू बार एंड XC। इन दोनों की फंक्शन के फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा E1 - E0 का, E2 - E0 का।
मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स इसकी बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि फंडामेंटल ट्रांजिशन है, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट E2 माइनस E0, मतलब आपको सिर्फ V में 2 रखना है, V में 0 रखना है और E2 माइनस E0 आ जाएगा, E1 माइनस E0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको क्या मिलेगा, लोकेशन, जो आपकी x एक्सिस है, x एक्सिस पे किस पोजीशन पे आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, उससे वो आपको इससे पता चलेगा। तो देखिए, अगर हमारे ये लेवल्स इक्वि स्पेस्ड रहते तो फिर तो 0 से 1 वाली ट्रांजिशन अगर सपोज 100 पे हो रही है तो 0 से 2 वाली ट्रांजिशन आपकी 200 पे हो जाती है ना, यही होता। बट हमने देखा कि जो हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें हमारी ये माइनस की एक टर्म है, इस माइनस की टर्म्स की वजह से ही बेसिकली हमारी वाइब्रेशनल लेवल्स जो हैं वो थोड़ा क्लोज आते जा रहे हैं, और इसी माइनस के होने की वजह से जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो भी एग्जैक्टली ट्वाइस पे नहीं आएगी। सपोज आपकी फंडामेंटल ट्रांजिशन 100 पे आई तो आपकी फर्स्ट ओवरटोन वाली जो ट्रांजिशन है वो 200 पे नहीं आएगी, वो सपोज 195 पे आ जाएगी, वो भी थोड़ा और क्लोज आ जाएगी। थर्ड वाली ट्रांजिशन 300 पे नहीं आएगी और थोड़ा पीछे आ जाएगी। तो एक्चुअली में भी स्पेक्ट्रम में यही ऑब्जर्व होता है, जो आपकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन है स्पेक्ट्रल लाइन की, पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो ये जिस वेव नंबर पे ऑब्जर्व होती है, सपोज ये 100 पे है तो ये 200 से थोड़ा पीछे, ये 300 से और थोड़ा पीछे, तो ऐसे ही आपको एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। और इनकी इंटेंसिटी, जो आपको फंडामेंटल ट्रांजिशन है वो सबसे ज्यादा इंटेंस मिलेगी, जो फर्स्ट ओवरटोन है वो बहुत कम इंटेंस मिलेगा, जो सेकंड ओवरटोन है वो तो उससे भी कम इंटेंस मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई स्पेक्ट्रा आता है तो स्पेक्ट्रा से बेसिकली हमें क्या करना है, उस मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है। तो अब आपने जो एक्सप्रेशन मिला है आपको, इस एक्सप्रेशन से आप E1 माइनस E0 निकाल सकते हैं, E2 माइनस E0 निकाल सकते हैं, E3 माइनस E0 निकाल सकते हैं। जो ये E1 माइनस E0, E2 माइनस E0 और E3 माइनस E0 की वैल्यू है, ये तो बेसिकली आपको अपने स्पेक्ट्रा से मिलके जो आपने रिकॉर्ड किया है। एंड दीज आर नथिंग बट फंक्शंस ऑफ एक्सी एंड न्यू बार, ये तीनों ही आपके एक्सी और न्यू बार के फंक्शंस हैं। तो जैसे ही आपको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए एनहार्मोनिसिटी कोएफिशिएंट मिल गया और आपको वेव नंबर मिल गया, तो जैसे ही आपको ये दोनों पैरामीटर्स मिल गए तो आप उसके बाकी पैरामीटर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि इन सारे पैरामीटर से आप उसका फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और फोर्स कांस्टेंट आपको मिल गया, जैसे कि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो आप फिर बॉन्ड लेंथ भी स्टडी कर सकते हैं। और फिर आपको जो ये पैरामीटर्स मिलते हैं, इन पैरामीटर्स को आपने जो पैरामीटर्स रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाले थे फिर कंपेयर कर सकते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया कि किससे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। ये बात हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको ज्यादा बेटर और क्लोज मिलेंगे। तो इन पैरामीटर्स को दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया और फिर कंपेयर किया गया तो इसके रिजल्ट्स बेटर थे। तो यहाँ पे आप फिर बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो बाकी रह गई है डिस्कस करने के लिए फंडामेंटल ट्रांजिशन और ओवरटोन से अलग, वो है हॉट बैंड्स। देखिए नाम से ही हॉट बैंड्स उसको क्यों बोल रहे हैं, उसका भी एक रीजन है। अभी हमने जो ट्रांजिशन स्टडी करी उसमें हमने यही मान के चला कि जो हमारा V इक्वल 0 वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट है वही हमारी मैक्सिमम पॉपुलेटेड है। बट जरूरी तो नहीं ना, हम कंडीशंस दे सकते हैं ऐसी जिससे हम हायर लेवल्स को भी पॉपुलेट कर सकते हैं। तो सपोज आपने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 700 केल्विन कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका जो V इक्वल 1 है वो भी सफिशिएंटली पॉपुलेटेड हो सकता है। जो आपकी वैल्यू 0.008 आई थी वो 600 से 700 केल्विन जाने पे जंप कर जाती है 0.09 पे। तो अब आप देखिए ऑलमोस्ट 10% ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन V इक्वल 01 स्टेट। तो अगर V इक्वल 01 की स्टेट में आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां से भी ट्रांजिशन हो सकती है। तो V इक्वल 1 से V इक्वल 2 में आपकी एक ट्रांजिशन हो सकती है ना, क्योंकि सिलेक्शन रूल आपका डेल्टा V इक्वल प्लस माइनस 1 है। तो 1 से 2 में जो आपकी ट्रांजिशन होगी
उसके लिए भी आपको एक लाइन मिलेगी। अगर आप अपने स्पेक्ट्रा को हायर टेम्परेचर्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जैसे आपको ये स्पेक्ट्रा मिला, तो यहाँ पे सपोज आपकी फंडामेंटल ट्रांजिशन है, तो ये जो 1 से 2 वाली ट्रांजिशन है, इसके लिए भी आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। देखिए इनके एक्सप्रेशन ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जो E1 डेल्टा E 0 से 1 का आपका एक्सप्रेशन है, दैट इज नथिंग बट XC ये है। अगर आप इसमें बात करें 0 से 2 की, तो इट इज नथिंग बट 2 न्यू बार 1 माइनस के 3XC। अगर आप बात करेंगे 0 से 3, तो इट इज नथिंग 3 न्यू बार 1 माइनस 4XC। और अगर आप बात करते हैं 1 से 2 की, तो इट इज नथिंग बट न्यू बार 1 माइनस 4XC। ये आपके एक्सप्रेशंस हैं। तो आप इन एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि आपकी जो ये वाली लाइन है, that will be closer to the fundamental transition nu bar, this will be closer to twice of the fundamental transition, but उसमें से आप देखिए एक बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट हुई है, इसीलिए थोड़ा और पीछे आ जाती है। ये आपकी थ्राइस ऑफ फंडामेंटल ट्रांजिशन के क्लोजर है, बट उसमें से एक 4x ज्यादा माइनस हुआ है, इसलिए वो पीछे आ जाएगी। पर अब आप देखिए जो आप फंडामेंटल ट्रांजिशन को 1 से 2, जिसे हम हॉट बैंड बोल रहे हैं, उससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम है, न्यू बार के इक्वल है, बट यहाँ पे 1 माइनस 2x है और यहाँ पे 1 माइनस 4XC है। इस 1 माइनस 4XC की वजह से जो आपका हॉट बैंड वाली ट्रांजिशन है, वो आपको थोड़ी सी फंडामेंटल ट्रांजिशन से पहले मिलेगी। अब बात वही है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हॉट बैंड ही है, इसीलिए इसका नाम देखो हॉट बैंड दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने अपना स्पेक्ट्रा 700 केल्विन पे रिकॉर्ड किया, आप उसे अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के 900 केल्विन पे रिकॉर्ड कीजिए। तो अगर आप 900 केल्विन पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये वाली लाइन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर्स पे ज्यादा पॉपुलेशन अब V=1 में पहुंच गई है, तो इसीलिए अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 1 से 2 वाली ट्रांजिशन होने की। सो द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ दिस हॉट बैंड एट हायर टेम्परेचर गिव्स इट्स नेम हॉट बैंड, कि हायर टेम्परेचर पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो एनहार्मोनिसिटी के बारे में यही है, एनहार्मोनिसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद वो हमें स्पेक्ट्रा में कैसे मदद करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। In the next video I will be starting with रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अभी तक हमने क्या किया है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को अलग पढ़ा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को अलग पढ़ा है, फिर वाइब्रेशनल को भी दो फॉर्म में पढ़ लिया कि एक हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन लगा के, एक एनहार्मोनिसिटी के साथ। अब हम क्या करेंगे, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली में तो वही है ना। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में देखें तो हम उसे ऐसे सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो अब हम जो अपने स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे वो दोनों को साथ में पढ़ेंगे, जो हमें एक्चुअली में ऑब्जर्व होता है। ये जो अभी तक था ये हमारा बेस क्लियर करने के लिए था। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग विद लो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।